नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए का यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, राजग का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कुनबा बढ़ा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो चुनाव खत्म हो जाए और एनडीए में पार्टियां जुड़ती रहें। जिस तेज़ी से और बिना ज़रूरत, असली बात जो है कि बीजेपी को इस समय नए साथियों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए होती है। सरकार बनना भारतीय जनता पार्टी का तय है। जो उसके मौजूदा साथी हैं उनके साथ जो है उसके 303 जो 2019 में संख्या आई थी उससे पार जाने का, 353 जो संख्या आई थी एनडीए की उससे पार जाने की पूरी संभावना है। इसके बावजूद एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। 2 दिन पहले त्रिपुरा की पार्टी है, छोटी पार्टी है हालांकि, त्रिपुरा मोथा, उसके प्रद्योत देव बर्मन से भारतीय जनता पार्टी की असल में विधानसभा चुनाव से पहले से बात चल रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव और उसके बाद बात बनी नहीं। त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर बड़े सेंसिटिव हैं प्रद्योत देव बर्मन। उनका हल कैसे हो, किस तरह से किया जाए, इसको लेकर वो लगातार जो है बातचीत कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। 2 फरवरी को समझौता हो गया। किसके बीच? त्रिपुरा सरकार, केंद्र सरकार और त्रिपुरा मोथा के बीच एक ट्राईपार्टाइट समझौता हो गया कि कैसे एमिकेबली जो है इस समस्या का हल किया जाएगा। और ये समझौता होते ही त्रिपुरा मोथा और प्रद्योत देव बर्मन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हो गए। अब उनके 2 सदस्य शामिल होंगे त्रिपुरा की सरकार में। त्रिपुरा में विधानसभा कुल संख्या जो है वो 60 की विधानसभा है, उसमें 13 सदस्य हैं त्रिपुरा मोथा के। इस समय त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब वो मुख्य विपक्षी पार्टी जो है सत्तारूढ़ पार्टी में बदलने जा रही है। उनके 2 मंत्री शामिल होंगे। जो मंत्रियों की संख्या की जो सीमा होती है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी 3 और मंत्री बना सकती है। 2 मंत्री त्रिपुरा मोथा से बनने जा रहे हैं। तो अब आईपीएफटी और त्रिपुरा मोथा और बीजेपी की सरकार होगी त्रिपुरा में। तो एक जो है एलआई बढ़ गया। ये समझा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि उनको उत्तरी त्रिपुरा की लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव बीजेपी के सिंबल पर बीजेपी लड़ाएगी प्रद्योत देव बर्मन को, क्योंकि त्रिपुरा साउथ की सीट है लोकसभा की, उसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। त्रिपुरा मोथा के आने से पूरे नॉर्थ ईस्ट पर इसका असर पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नॉर्थ ईस्ट के गढ़ को और मजबूत कर लिया है। दूसरे कुछ नाम हैं जो चौंकाने वाले भी हैं। खासतौर से सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम जो एनडीए का हिस्सा बनने वाला है वो है बीजू जनता दल। बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है, वो भी अंतिम दौर में है। माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की ज़्यादा सीटें लड़ेगी और बीजू जनता दल जो है विधानसभा की ज़्यादा सीटें लड़ेगा। जो समझौता, जो व्यवस्था 2009 के पहले तक बीजेपी और बीजेडी के बीच में थी, 2009 में गठबंधन टूट गया था, उसके बाद से दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई। 147 सीटें हैं कुल विधानसभा की उड़ीसा में। माना ये जा रहा है कि 90 से 100 के बीच में बीजेडी लड़ेगी और बाकी जो सीटें बचेंगी उन पर बीजेपी लड़ेगी। इसी तरह से 21 सीटें हैं लोकसभा की। माना जा रहा है कि 14 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और बाकी 7 पर जो है वो बीजेडी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये समझौता होने जा रहा है। ये समझौता देखिए, बीजेपी और बीजेडी के बीच में गठबंधन टूटने के बाद भी संबंध बहुत तल्ख नहीं हुए दूसरी पार्टियों की तरह से। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की और लंबा समय हो गया 2009 से अभी तक का 2024 का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के संबंध किस तरह, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच में, दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में राज्यसभा में जब भी बीजेपी को ज़रूरत पड़ी बीजेडी ने समर्थन किया। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या कोई महत्वपूर्ण बिल हो, उस पर राज्यसभा में चूँकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है कि नए सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो बीजेडी हमेशा जो है हर मौके पर साथ। दूसरा कारण जो समझौते का है,
सवाल ये है कि इतनी अच्छी पोजीशन में है बीजेडी, फिर समझौता क्यों कर रही है? और बीजेपी की संभावना बहुत अच्छी है, इसलिए क्यों समझौता कर रही है? तो उसका कारण है नवीन पटनायक की सेहत। इसका जिक्र मैं पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ। नवीन पटनायक की सेहत दिनों दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने अपना कोई राजनीतिक वारिस नहीं बनाया। उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया है, और अब लगता भी नहीं कि वो ऐसा करना चाहते हैं। बीच बीच में चर्चा जरूर उठती थी, अब भी उठती रहती है। वो चर्चाएं ख़त्म नहीं हुई हैं पूरी तरह से कि वो अपनी लेखिका बहन के 2 बच्चे जो हैं उनको राजनीति में लाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में लाना चाहने और उनको राजनीतिक विरासत सौंपने, इन दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों चाहते हैं, प्रधानमंत्री भी और नवीन पटनायक भी, कि अगर उड़ीसा का विकास तेज़ी से करना है, उड़ीसा का भला करना है, तो जो दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए। नवीन पटनायक के सक्रिय राजनीति से रिटायर होने के बाद बीजेडी का कैडर बीजेपी के साथ आने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगा। दोनों पार्टियां पहले भी साथ काम कर चुकी हैं। अब भी दोनों में समय समय पर जो है तालमेल होता रहता है। इसलिए अब मतलब बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी उड़ीसा में। जो सत्तारूढ़ दल है बीजेडी और मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक साथ आ जाएंगे। वहाँ विपक्ष बचेगा ही नहीं। कांग्रेस की वहाँ कोई हैसियत नहीं है और उसके अलावा कोई चौथी पार्टी है नहीं। कुल 3 पार्टियां हैं, 2 बड़ी पार्टियां, मुख्य विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल। दोनों अगर मिल जाएंगे, दोनों का गठबंधन हो जाएगा, तो विपक्ष बचेगा ही नहीं उड़ीसा में। ये विचित्र तरह की राजनीति देश में शुरू होने जा रही है। तो बीजेडी और बीजेपी के अलायंस की घोषणा अगर इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते की शुरुआत में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसे इसी समय अवधि में टीडीपी से, तेलुगु देशम पार्टी से चंद्रबाबू नायडू की समझौते की घोषणा होने वाली है। बीजेपी ने अपना मन बना लिया है। वहापो की स्थिति थी कि जगन रेड्डी के साथ जाएं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएं। जगन रेड्डी ने नवीन पटनायक की ही तरह जब भी राज्यसभा में ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को उसका समर्थन किया, साथ दिया, और कुछ भी ऐसा बुरा नहीं न किया न बोला प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोई अभियान नहीं चलाया। इसलिए बीजेपी को एक संकोच था कि जगन रेड्डी के खिलाफ चुनाव कैसे लड़ें, उनके खिलाफ कैसे जाएं, और उनके धुर विरोधी हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ कैसे जाएं। ज़्यादा बड़ी समस्या ये थी। लेकिन बीजेपी ने अब तय किया है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए टीडीपी के साथ जाना ज़्यादा बेहतर है। टीडीपी के साथ उसको ज़्यादा सीटें भी मिलेंगी, गठबंधन होगा तो। चंद्रबाबू नायडू की भी स्थिति वही है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विकास की राज्य में ज़्यादा संभावना होगी। इसलिए बीजेपी चाहती है कि ये अलायंस हो। तो टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की है, इन 3 का गठबंधन होगा। इसकी घोषणा अगले 2-3-4 दिनों में हो जाएगी। इसके अलावा भाजपा के एक और पुराना साथी अकाली दल, उससे भी बातचीत जो है अंतिम दौर में है। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की कभी भी घोषणा हो सकती है। ये घोषणा हो गई होती अगर ये किसान आंदोलन न चल रहा होता। तो इस तथाकथित किसान आंदोलन के कारण अकाली दल थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट का दूसरा कारण था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अलायंस नहीं हुआ। तो अकाली दल को लगा कि ये अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अगर हम भी अलग लड़ेंगे तो उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब वो समझ में आ रहा है उनको कि पूरे देश में जिस तरह से मोदी की हवा है, उसको देखते हुए पंजाब उससे अछूता नहीं रहेगा। तो अलायंस करने में अकाली दल का फ़ायदा ज़्यादा है। अकाली दल पंजाब में पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुकी पार्टी है। तो उसको अगर फिर से खड़ा होना है तो उसको किसी साथी की ज़रूरत है, और साथी के रूप में उसे बीजेपी के अलावा और कोई मिलने वाला नहीं है। तो अकाली दल और भाजपा का फिर से समझौता अगले 2-3-4 दिनों में हो जाएगा। इसकी घोषणा हो जाएगी। अब बचता है दक्षिण के आंध्र प्रदेश की बात कर ली मैं। AIADMK अगर तमिलनाडु में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सारी पार्टियों के जो मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें AIADMK को छोड़कर बाकी सबका आना सुनिश्चित हो चुका है। केवल तारीख की घोषणा और औपचारिक घोषणा होना बाकी है। AIADMK भी आएगा, ऐसी पूरी संभावना है।
और AIADMK के आने से बीजेपी तमिलनाडु में और ज़्यादा मजबूत होगी। उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, उसकी सीटें आने वाली हैं तमिलनाडु से इस बार। तो दक्षिण में कर्नाटक के बाद मुझे लगता है तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्ट्रांग स्टेट होने जा रहा है। और AIADMK से समझौता हो गया तो उसकी मजबूती और बढ़ जाएगी। ये सब जो गठबंधन होने हैं, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इन गठबंधनों की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए भी बैठक करने वाली है। उसकी भी घोषणा चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले हो जाएगी। ज़्यादातर सीटों की, सभी की तो नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर सीटों की हो जाएगी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग NDA चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके विरोधी यानी इंडी अलायंस, वहाँ अभी तक तय नहीं हुआ है कि सीटों का तालमेल होगा किस किस के बीच, किसके बीच नहीं होगा, साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, साथ कैंपेन करेंगे या नहीं करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा की समाप्ति पर मुंबई में एक रैली जरूर होने वाली है, लेकिन चुनावी तैयारी की दृष्टि से अभी विपक्षी खेमे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी वो बिखराव, वो मनमुटाव साफ नज़र आ रहा है। तो एक तरफ संगठित रूप से सत्ता पक्ष खड़ा है और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष खड़ा है। नतीजा क्या होगा ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे लगता है। तो बीजेपी का कुनबा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मुझे अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 400 प्लस की बात कही थी, 400 पार की बात कही थी NDA के लिए और 370 प्लस की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तब वो गठबंधनों का ये खाका तैयार कर चुके थे। वो ये इस बात की तैयारी कर चुके थे कि किस किस पार्टी से किस राज्य में समझौता करना है, गठबंधन करना है। उसके बाद ही उसके आकलन के आधार पर ही उन्होंने इस सीटों का ये लक्ष्य निर्धारित किया था। और अब आज की तारीख में लगता है, उस समय थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता था, लेकिन आज की तारीख में लगता है कि ये लक्ष्य अचीवेबल है, इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। लेकिन किया जाएगा या नहीं ये तो मतदाता तय करेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।